हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? जीव जगत का वर्गीकरण यानी प्राणी जगत का वर्गीकरण, जिसके अंदर क्या है, हमने सामान्य जो वर्गीकरण था कि इस पृथ्वी पे जो जीव है किस तरह से वर्गीकृत किए गए, वो हम लोगों ने देख लिया था। और हमने क्या देखा था? वर्गीकरण के आधार हम लोगों ने देख लिए थे। 5 आधार हमने देखे थे। एक खंडी भवन और रहता है, वो जहां आएगा खंडी भवन मैं वहां बता दूंगी, ठीक है। तो आपके जो वर्गीकरण के आधार, जो समिति के आधार पे शारीरिक शरीर संगठन कि कैसा उसका शरीर संगठन है, कोशिकीय स्तर का है या जीव द्रव्य स्तर का है या उत्तक स्तर का या उत्तक तंत्र, इस तरह से हमने उनके वर्गीकरण के आधार हमने देखे थे। समिति, उसके अंदर समिति भी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये जो बेसिक सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमने देख लिया था। और किस प्रकार से हम कितने संघ पढ़ेंगे और कितने जो जॉर्ज क्यूवियर के द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण, उसमें 31 संघों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें से हम क्या है टोटल 11 और एक आपका प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, टोटल 12 संघ हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक एक करके वो संघ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस्ट संघ का, प्रोटिस्ट जगत का प्राणी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की यदि हम बात करें, देखिए देखिए मैंने क्या बताया था, एक सेरुकी प्राणी है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक सेरुकी प्राणी। जो प्रोटोजोआ कैसे हैं? एक सेरुकी यानी इसके अंदर क्या है, पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है, ठीक है। पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है। ये कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय होते हैं, ठीक है। यानी एक ही कोशिका होती है, वो ही कोशिका सभी आवश्यक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होती है। चाहे वो उत्सर्जन हो, पाचन तंत्र की क्रिया हो, कुछ भी हो, वो सब कौन करती है? एक कोशिका ही करती है। हालांकि ये निम्न श्रेणी का जीव है, तो उसमें उत्सर्जन, पाचन तंत्र ऐसे कुछ सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई, ठीक है। तो देखिए शरीर संगठन, इसमें शरीर संगठन किस प्रकार का पाया जाता है? जीव द्रव्य प्रकार का। जो हमने कल, मैंने यहाँ आपको संघ बताकर, टोटल संघ बताकर फिर मैंने कहा यहाँ इसके अंदर इस तरह से आप क्रम से याद रखना और उसमें याद रखना कि जीव द्रव्य स्तर किसमें। तो हमने उसमें देखा था सिर्फ एक ही प्रोटोजोआ संघ जो था, वो उसमें क्या था? जीव द्रव्य स्तर का संगठन था, शरीर संगठन, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि ये गमन के आधार पर, गमन अंग के आधार पर क्या है, इस प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट को, इस प्रोटोजोआ को कितने 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाबीय प्रोटोजोआ, पक्षमावीय प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है मैं बता देती हूँ। पहला देखिए, हम देखते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, इसकी एक कोशिकीय शरीर है, ठीक है ना। इस तरह से इसका एक कोशिकीय शरीर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर गमनांग कौन से हैं, यानी गमन अंग। गमन अंग की यदि बात करें तो गमन अंग इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये इस तरह से क्या बनते हैं? कूटपाद। इसको क्या बोला जाता है? कूटपाद, ठीक है। और ये नाम नहीं आता है तो इसका नाम क्या आता है? इसका नाम आता है स्यूडोपोडिया। क्या? स्यूडोपोडिया, ठीक है। कि स्यूडोपोडिया किस प्राणी की विशेषता है? तो आपको क्या करना है, अमीबिय प्रोटोजोआ आ जाए नाम तो बता देना, या फिर अमीबिय प्रोटोसिस प्रोटियस आ जाए, या अमीबा हिस्टोलिटिका आ जाए, तो आप बताना कि स्यूडोपोडिया किस प्राणी की विशेषता है या किस प्राणी का विशेष लक्षण है। ये इस प्राणी का क्या है? विशेष लक्षण है, ठीक है। क्या है? विशेष लक्षण। यानी इसके अंदर ये प्राणी जो है गमन किसके द्वारा करता है? इन कूटपाद या स्यूडोपोडिया के द्वारा करता है, ठीक है। कूटपाद को ही स्यूडोपोडिया कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये गमन कैसे करेगा? इसके अंदर क्या है? जीव द्रव्य है। जैसे ये क्या है? जीव द्रव्य। जैसे ये जीव द्रव्य यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये क्या है? अब आगे की तरफ कूटपाद बन जाएंगे। कैसे? कि इसके कूटपाद इस तरह से आगे की तरफ बन जाएंगे और फिर आगे ये फिर ऐसे करेंगे। तो अपनी एक याद रखना, ये अपनी आकृति क्या है? चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है।
अब ऐसे पूछ ले कि निम्न में से किस प्राणी का आकार निश्चित नहीं होता है, तो आपको क्या दे दे, अमीबा दे दे, लीशमानिया दे दे, पैरामीशियम दे दे, या फिर आपको जो आगे के जो टिनोफोरा, ठीक है ना, एनेलिडा, इन संघ के जो प्राणी हैं उनका नाम दे दे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो क्या है, अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके अंदर क्या है कि कूटपाद बनते हैं और फिर क्या है वो आगे से आगे चलते जाते हैं, तो कूटपाद के द्वारा इसका क्या है, गमन होता है। ठीक है, तो देखिए कूटपाद या स्यूडोपोडिया के द्वारा। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक इसका नाम जो है, दूसरा नाम सार्कोइड, अमीबीय प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है, सार्कोइड कहा जाता है। ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबा प्रोटियस, ये अमीबा की जाति लगती है। ठीक है ना, अमीबा प्रोटियस। ठीक है, इसका अमीबा का पूरा नाम ये है, अमीबा प्रोटियस। और एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी अमीबीय प्रोटोजोआ का उदाहरण है। ठीक है, फिर आता है आपका कशाबिकीय प्रोटोजोआ। देखिए कशाबिकीय प्रोटोजोआ के अंदर गमन अंग क्या होता है, कशाबिका होती है। क्या होता है, कशाबिका होती है। ठीक है, इसको जू फ्लेजिलेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जू फ्लेजिलेट्स। ठीक है, फ्लेजिलेट्स का अर्थ है फ्लेजिला का अर्थ है कशाबिका। कशाबिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्लेजिला। तो इसे याद रखना कि फ्लेजिलेट्स नाम आ रहा है, तो ये प्राणी क्या है, कशाबिकीय प्राणी है। कशाबिकीय प्राणी के अंदर क्या है, चलन अंग क्या होंगे, कशाबिका होंगे। इस तरह से ये प्राणी है और इसके अंदर क्या पाई जाएगी, एक या दो कशाबिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, लंबी, देखो कशाबिकाएं क्या होगी, लंबी होगी। ठीक है, पक्षमाभ, आगे हम देखेंगे पक्षमाभ। पक्षमाभ क्या होते हैं, छोटे आकार में छोटे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पक्षमाभ कहलाते हैं। और कशाबिकाएं लंबाई में क्या होगी, बड़ी होगी, और ये लंबाई में क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, तो ये है मुख्य अंतर कशाबिका तथा पक्षमाभ में। ठीक है, दोनों ही गमन करने में सहायता करते हैं, दोनों ही प्राणी को गति देने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल याद रखना, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा एक इसका और मैं बता देती हूँ कि ये क्या, ट्रिपेनोसोमा से निंद्रा रोग उत्पन्न होता है। निंद्रा रोग उत्पन्न होता है क्या, सी मक्खी के काटने पर। सी मक्खी के काटने पर क्या है, सी मक्खी जब काटेगी तो इस मक्खी के क्या है, ट्रिपेनोसोमा नामक जो अमीबिया प्रोटोसिस है, कशाबिकीय प्रोटोसिस है, वो प्राणी के शरीर के अंदर चला जाएगा और ये आगे जाकर क्या कर देगा, निंद्रा रोग उत्पन्न कर देगा। निंद्रा रोग क्या है कि व्यक्ति को लगातार नींद आती रहेगी। ठीक है ना, तो ये निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है इसका लीशमानिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोनों ही एग्जाम्पल याद रखना। ट्रिपेनोसोमा पूछा जाता है निंद्रा रोग किसके कारण होता है, तो ये भी याद रखना, ट्रिपेनोसोमा के कारण। और आपका लीशमानिया किस क्या है, लीशमानिया के अंदर क्या है, एक कशाबिकीय प्राणी है या एक जू फ्लेजिलेट्स है। ठीक है, फिर देखिए फिर आता है पक्षमाभीय। पक्षमाभीय या इसको कहते हैं सीलिएट। सीलिएट क्यों कहते हैं कि पक्षमाभ को क्या है, इंग्लिश में सीलिया बोला जाता है, सीलिया। ठीक है ना, इसलिए इस प्राणी को सीलिएट प्राणी बोला जाता है। इसके अंदर गमन अंग क्या होते हैं, तो गमनांग याद रखना, इसके अंदर पक्षमाभ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, पक्षमाभ होते हैं। जैसे देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम का उदाहरण है इसका पक्षमाभीय। इस तरह से ये क्या होता है, पैरामीशियम होता है। इसके शरीर के ऊपर क्या है, छोटे छोटे धागे नुमा संरचना क्या पाई जाती है, पक्षमाभ पाई जाती है, जो इस पैरामीशियम को क्या है, चलने में सहायता करती है। चलने में क्या करती है, सहायता करती हैं। ये क्या पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है पैरामीशियम। इनके एग्जाम्पल याद रखना और याद रखना कि कौन सा पक्षमाभीय प्राणी है, कौन सा कशाबिकीय प्राणी है और आपका कौन सा अमीबिय प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब देखिए अब आता है स्पोरोजोआ। अब पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्राणी है प्रोटोजोआ संघ का जिसमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं, तो कौन सा प्राणी है, स्पोरोजोआ के जो प्राणी है वो है। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो क्या है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो क्या है, प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है, स्पोरोजोआ का, जिसके अंदर क्या है, चलन अंग नहीं पाए जाते हैं, गति करने वाले अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण तथा उसके अंदर विशेष लक्षण क्या है। तो क्या क्या आपको विशेष लक्षण याद रखने हैं कि एक तो आपको याद रखना है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया नाम आते ही आपको अमीबा सामने आ जाना चाहिए। ठीक है,
कसाबिके यानी कसाबिका आते ही आपको ट्रिपेनोसोमा और लीशमानिया, ठीक है। पक्षमाग आते ही पैरामीशियम, स्पोरोजुआ यानी प्लाज्मोडियम। बस इतना याद होना चाहिए, इतना याद है तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पे कर दोगे, ठीक है। फिर आता है दूसरा संघ आपका पोरीफेरा। दूसरा संघ क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम से ही देखिए, पोरीफेरा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर, इस प्राणी के अंदर क्या है? छिद्र युक्त छिद्र पाए जाते हैं। इसके शरीर पे क्या है? छिद्र पाए जाते हैं। किस तरह से? देखिए, ये एक प्राणी है, पोरीफेरा संघ का एक प्राणी है, जिसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। जिसके शरीर पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो छिद्र युक्त प्राणी, छिद्र युक्त स्पंज, इसका एग्जाम्पल है स्पंज, ठीक है। स्पंज यानी इस वर्ग के अंदर, इस संघ के अंदर आने वाले प्राणियों को मुख्य तौर पे स्पंज कहा जाता है, ठीक है। यानी स्पंज, स्पंज का अर्थ क्या है? कि छिद्र पाया जाता है। यानी पोरीफेरा, पोर यानी इसके शरीर पर क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये छिद्र यदि हम देखें कि किस तरह से होता है, तो मैं यहाँ इसका डायग्राम बना के बता देती हूँ किस तरह से। इस तरह से इसके शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये छिद्र क्या काम है? इस छिद्रों का क्या काम है, तो वो भी मैं बता देती हूँ कि इस छिद्रों का क्या काम है। इसके शरीर पे जो छिद्र पाए जाते हैं, और इस छिद्रों का नाम क्या है? देखिए, मैं दोनों तरह से अलग अलग बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ वो भी मैं बता दूंगी। देखिए, ये है आपका स्पंज। ये क्या है? एक स्पंज, यानी पोरीफेरा संघ का एक सदस्य है, ठीक है। तो देखिए, इस स्पंज ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके जलीय प्राणी हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जल के अंदर पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा क्या है, जो जल होता है वो क्या है, इनके शरीर के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। क्या करता है? इनके शरीर के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। यानी यहाँ क्या है? जल भर जाता है। अब देखो, इसका भोजन क्या है? जल के अंदर जो खाद्य पदार्थ है तथा जलीय छोटे छोटे जीव, वो ही क्या है? इसका भोजन है। तो इस जल के साथ में जो आए हुए भोज्य पदार्थ या पोषणीय पदार्थ, ठीक है, तो ये पोषणीय पदार्थ को क्या है? इस जल के साथ क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। किसके द्वारा? इन छिद्रों के द्वारा। तो ये जो छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को बोला जाता है ओस्ट्रिया। क्या कहा जाता है? ओस्ट्रिया, ठीक है। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? ओस्ट्रिया। यानी स्पंज के अंदर क्या है? शरीर की स्पंज की सतह पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे। उन छिद्रों के द्वारा ये स्पंज क्या करता है? जल तथा खाद्य पदार्थों या पोषणीय पदार्थों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है? ये क्या है? इनकी कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के अंदर क्या है? ये क्या, इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ आई है उसका क्या होगा? पाचन होगा। और पाचन होने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ अपशिष्ट पदार्थ। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। अब इस अपशिष्ट पदार्थ को क्या है? बाहर निकालना है। अब इस अपशिष्ट पदार्थ को क्या है? बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए इस स्पंज के ऊपर एक क्या है? बड़ा सा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है, जिससे क्या है? अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। अपशिष्ट कह दो या उत्सर्जित पदार्थ कह दो, तो क्या है? इनसे बाहर निकलता है। और इस छिद्र का नाम क्या है? तो इस छिद्र का नाम है ओस्कुलम। क्या नाम है इस छिद्र का? ओस्कुलम। ओस्कुलम, ठीक है। तो ये इस प्राणी की मुख्य विशेषता है, या पोरीफेरा संघ के सदस्यों की मुख्य विशेषता क्या है? इसके शरीर पे जो छोटे छोटे
छिद्र पाए जाते हैं उसको ओस्ट्रिया कहा जाता है, जो क्या करता है, जल को ग्रहण करता है, जल को शरीर के अंदर आने देता है। ठीक है, और इस जल को अंदर आने के बाद ये क्या है, पाचन हो जाता है पोषणीय पदार्थों का। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, आपका ओस्कुलम करता है। कौन करता है, ओस्कुलम। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके विशिष्ट लक्षण हैं। अब देखो ये क्या है, ये एक तंत्र बना रहा है, क्या कि ये जल के अंदर जल को अंदर लाना, और ये क्या है, तंत्र बना रहा है। ठीक है ना, कि ये ओस्ट्रिया मिलकर सब क्या है, जैसे जल को क्या है अंदर ला रहे हैं, इसको बोला जाता है जल परिवहन, जल परिवहन। ठीक है, या इसको बोला जाता है नाल तंत्र। क्या, नाल तंत्र। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जल परिवहन तथा नाल तंत्र किस संघ के प्राणियों की विशेषता है, यानी जल परिवहन या नाल तंत्र किस संघ के प्राणियों की विशेषता है। तो याद रखना पोरीफेरा यानी छिद्र के अंदर क्या होगा, यदि आपके ऐसे याद नहीं आ रहा है जल परिवहन या नाल तंत्र, तो याद रखना जल परिवहन या नाल तंत्र किससे संबंधित है, कहीं ना कहीं जल से संबंधित है। और जल कहां से प्रवेश करेगा, छिद्रों के द्वारा। और छिद्र युक्त प्राणी हमको पता है किसके अंदर आते हैं, पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी नाम से ही पता चल रहा है, पोर का अर्थ होता है छिद्र, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा संघ के सदस्यों के अंदर क्या है, ओस्कुलम तथा ओस्ट्रिया छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ओस्ट्रिया क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। ओस्कुलम क्या करता है, जल को बाहर निकलता है, जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को क्या निकालता है, बाहर निकालता है। ठीक है, अब हम देखिए ये कैसे प्राणी हैं, ये जलीय प्राणी हैं। ये हम लोगों ने देख लिया जलीय प्राणी हैं। इसकी समिति कैसी पाई जाती है, असमिति। क्या, असमिति पाई जाती है, यानी कोशिकीय स्तर का क्या पाया जाता है, इसका शरीर संगठन पाया जाता है। ठीक है, इन प्राणियों में क्या है कि दो स्तर यानी एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म होती है भ्रूणी अवस्था में। जब इनका क्या है, देखो एक्टोडर्म क्या बनाएगी, पिनेकोडर्म, सबसे बाहरी स्तर पिनेकोडर्म। ठीक है, जैसे मैंने ये दो स्तर बनाई है, इसकी जो बाहरी स्तर है वो क्या है, पिनेकोडर्म है, और जो अंदर वाली स्तर है ये क्या है, ये कोइनोडर्म। ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या रखना कि ये कोइनोडर्म जो है ये देखो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ये क्या है, कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और इन कोशिकाओं को कहा जाता है कोइनोसाइट कोशिका या कोलर कोशिका। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोइनोसाइट कोशिका या क्या कहा जाता है, कोलर कोशिका कहा जाता है। ये आपका पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, इसका विशिष्ट लक्षण है। आपको क्या याद रखना है, कोइनोड्रम जो बनी होती है वो क्या है, कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाओं से बनी होती है, और पिनेकोड्रम जो है पिनेकोसाइट कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, या कोलर कोशिका से। कि ऐसे पूछ लिया जाता है निम्न में से किस संघ के प्राणियों में कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। याद रखना किस संघ के प्राणियों में, पोरीफेरा संघ के प्राणियों में कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए फिर आगे आता है जल परिवहन या नाल तंत्र। ये हमने देख लिया जल परिवहन तथा नाल तंत्र, क्यों कि ओस्ट्रिया इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, जो क्या है जल, इसके द्वारा जल अंदर आता है तथा फिर ओस्कुलम के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ तथा जल बाहर निकल जाता है। तो ये एक सिस्टम बनता है, उसे क्या कहते हैं, जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये द्विस्तरीय या द्विकोरिक। देखो द्विस्तरीय मैंने कल बताया था, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय यानी एक्टोड्रम और एंडोड्रम। ठीक है, इसके अंदर मीजोड्रम नहीं है, इसके अंदर गुहा नहीं है। समिति का अर्थ है, देखिए यहाँ असमिति मैंने पहले एक्टोड्रम एंडोड्रम बता दिया। असमिति का अर्थ है कि आप इस प्राणी को क्या है, किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं काट सकते। आप इस प्राणी को किसी भी तल से क्या है, दो बराबर भागों में नहीं काट सकते, तो ऐसे प्राणियों को कहा जाता है असमित कहा जाता है। तो याद रखना ये इसके प्राणी जो पोरीफेरा संघ के प्राणी है वो कैसे होते हैं, असमित होते हैं। अब देखिए द्विस्तरीय या द्विकोरिक। द्विकोरिक का क्या अर्थ है कि ये क्या है, एक्टोड्रम तथा एंडोड्रम दो स्तरों में विभाजित होता है। देखिए द्विस्तरीय नहीं देकर आपको द्विकोरिक भी दे देंगे, त्रिकोरिक जैसे। ठीक है ना, तो ये द्विकोरिक और द्विस्तरीय एक ही बात है। ठीक है, फिर देखिए अंतः पाचन। देखो अंतः पाचन, एक अंतः पाचन होता है, एक होता है अंतरा पाचन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो मैं बता देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए कि
जैसे ये क्या है, एक कोशिका, ठीक है, और ये एक क्या है, दूसरी कोशिका है। इन दोनों कोशिकाओं के अंदर क्या है, पाचनीय एंजाइम भरे हुए। क्या, पाचनीय एंजाइम, ठीक है, पाचनीय एंजाइम भरे हुए हैं, ठीक है। फिर ये देखिए, ये क्या है, ये है आपका, ये आपका क्या है, भोजन या पोषण। ये क्या है, पोषण। देखो ये पोषण जो है, इस पोषण को क्या करना है, इस पोषण को पाचन करवाना है, ठीक है। तो क्या ये इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये कोशिका जो है, ये कोशिका क्या है, छोटी है। ये क्या है, छोटी है, यानी कि ये इस कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और इस कोशिका के क्या है, अंदर प्रवेश कर जाएगा। और फिर ये कोशिका के अंदर प्रवेश करने पर क्या है, यानी ये भोजन या ये पोषण कहाँ, इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया, तो ये क्या है, इसके अंदर जो एंजाइम भरे हुए हैं, ये इस पर क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पाचन कैसे होगा, कि भाई ये तो बड़ा भोजन रह गया और ये कोशिका क्या है, छोटी है, तो इसके अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो फिर पाचन कैसे होगा। देखो पाचन तो होगा, लेकिन कैसे होगा, कि ये कोशिका क्या है, ये अपने एंजाइम को बाहर स्त्रावित करेगी। क्या करेगी, एंजाइम को बाहर स्त्रावित करेगी, यानी बाहर स्त्रावित करेगी, तो ये बाहर ही क्या होगा, इसका पाचन होगा। इसी कारण से इसको कहा जाता है बाह्य पाचन। क्या, बाह्य पाचन। और ये कोशिका के अंदर आकर पाचन हो रहा है, तो इसे बोला जाता है अंतः पाचन, ठीक है, या अंतः कोशिकीय पाचन या बाह्य कोशिकीय पाचन, या बाह्य पाचन कह दो या अंतः पाचन कह दो। बाह्य पाचन को ही क्या कहा जाता है, अंतरा पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतरा पाचन, ठीक है। तो देखिए इस संघ के, इस पोरीफेरा संघ के सदस्यों में पाचन कैसा पाया जाता है, अंतः पाचन पाया जाता है, यानी कि जो पोषणीय पदार्थ है वो कोशिका के अंदर आता है। जैसे यहाँ क्या थी, ये छोटी छोटी कोशिकाएं थी और इस जल के अंदर क्या आए हुए थे, पोषणीय पदार्थ जो आए हुए थे वो इन कोशिकाओं के अंदर क्या कर गए, प्रवेश कर गए, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या पाया जाता है, अंतः पाचन पाया जाता है। देखो कोलर या कोइनोसाइट कोशिकाएं, कोलर एवं कोइनोसाइट कोशिकाएं मैंने बता दी है क्या, कि संघ के जो प्राणी है उसमें दो स्तर पाई जाती है, बाहरी स्तर पिनेकोड्रम और आंतरिक स्तर क्या है, कोइनोड्रम पाई जाती है। जो कोइनोड्रम होती है वो कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई होती है, ठीक है। अब देखिए द्विलिंगी, इस संघ के जो प्राणी हैं वो क्या है, द्विलिंगी कह दो या उभयलिंगी, यानी इस एक ही प्राणी के अंदर क्या है, नर तथा मादा पाए जाते हैं। जैसे एक कोशिका क्या होगी, नर कोशिकाएं, और वही क्या है, दूसरी मादा कोशिकाएं, यानी एक ही प्राणी के अंदर नर तथा मादा दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे प्राणियों को कहा जाता है द्विलिंगी या उभयलिंगी कहा जाता है। अब देखो पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, इसके अंदर क्या है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता क्या होती है, तो पुनरुद्भवन की क्षमता ऐसी होती है कि यदि ये क्या है, ये एक प्राणी है, यदि मैं इसका ये टुकड़ा काट कर, यानी ये एक टुकड़ा काट कर यहाँ गिर जाए या इस शरीर से अलग हो जाए, तो ये जो टुकड़ा है ये एक नया क्या बना देगा, स्पंज का निर्माण कर देगा। ऐसी जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है पुनरुद्भवन। क्या कहा जाता है, पुनरुद्भवन, ठीक है। अलैंगिक जनन होता है मुकुलन या विखंडन। अब देखो मुकुलन और विखंडन क्या अर्थ होता है, जैसे ये देखो इस संघ के दोनों, इसमें मुकुलन तथा विखंडन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती है। यानी ये हमने क्या बनाया था, ये हमने स्पंज बनाया था, ठीक है। अब इस स्पंज के अंदर क्या है, एक इस तरह से मुकुल की संरचना बनेगी। क्या बनेगी, मुकुल की संरचना बनेगी, ठीक है। इस मुकुल की संरचना, ये संरचना क्या है, धीरे धीरे करके ऐसे होती जाएगी और इधर से पास में, और यहाँ से क्या हो जाएगी, इस पादप शरीर से अलग हो जाएगी और अलग होकर ये एक क्या बना देगी, नया क्या है, प्राणी बना देगी। एक क्या, नए प्राणी का निर्माण बना देगी। यानी मुकुलन विधि, मुकुलन विधि यानी जिस प्राणियों के अंदर मुकुलन जैसी संरचना बनती है और फिर वो मुकुलन जैसी संरचना क्या करती है, एक नया पादप से मुख्य पादप शरीर मुख्य जीव से अलग होकर, पादप शरीर क्योंकि अभी अभी पादप पढ़ के आए हैं तो वही बार बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इस प्राणी से अलग होकर, मुकुल इस प्राणी से अलग होकर क्या है, एक नए जीव का निर्माण कर देगी, ठीक है। तो देखिए फिर आता है आपका इसके एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक है साइकन,
तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ज्यादा नहीं बताए हैं, हालांकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीन ही इसके अंदर मुख्य तौर पे यही आते हैं। ठीक है, एक है साइकन, एक है स्पोंजिला, स्पोंजिला स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक है यूस्पोंजिया, इसको क्या है बाथ स्पंज भी कहते हैं। कई देशों के अंदर क्या है बाथ स्पंज यानी यूस्पोंजिया का यूज क्या है नहाने के अंदर करते हैं। कैसे कि जब नहाते हैं तो उसको शरीर को रगड़ कर जो मेल उतारते हैं वो किससे यूस्पोंजिया के द्वारा उतारा जाता है, तो इसलिए इसको बाथ स्पंज कहा जाता है। बाथ क्यों? क्योंकि स्नान में क्या है इस स्पंज का यूज किया जाता है कई देशों में, तो इसलिए इसको बाथ स्पंज कहा जाता है। ठीक है, तो ये है पोरीफेरा तथा प्रोटोजोआ। शॉट ले लीजिए। अगला संघ हमारा आता है सिलेंट्रेटा। क्या? सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोला जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? निडेरिया। निडेरिया क्यों कहा जाता है ये हम आगे लक्षण आएंगे तब पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है समुद्री, कैसे प्राणी है ये समुद्री प्राणी है, यानी कहने का अर्थ है कि ये क्या है लवणीय जल में पाए जाते हैं। क्या कौन से जल में? लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, एक अपवाद है हाइड्रा, हाइड्रा जो क्या है स्वच्छ जल में पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है? स्वच्छ जल में। याद रखना, भूल मत जाना, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा प्राणी स्वच्छ जल में पाया जाता है, बाकी यहां से दे देंगे और एक आपका हाइड्रा दे देंगे। तो हाइड्रा कौन से जल में पाया जाता है? स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर क्या है सिलेंट्रोन या जठर गुहा पाई जाती है। सिलेंट्रोन या जठर गुहा, जैसे ये क्या है ये एक प्राणी है। ठीक है ना, ये क्या है प्राणी है, इसके अंदर ये स्पर्शक पाए जाते हैं। चलो थोड़ा सा यहाँ नीचे बना देती हूँ। ये क्या है हाइड्रा प्राणी है और ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं स्पर्शक। ये किसका है? हाइड्रा का डायग्राम है, हाइड्रा। ठीक है, ये स्पर्शक है, इसके अंदर एक गुहा पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? एक गुहा पाई जाती है और उस गुहा को क्या कहा जाता है? सिलेंट्रोन गुहा कहा जाता है। ये गुहा पाई जाती है, इसका नाम क्या है? सिलेंट्रोन गुहा। क्या? सिलेंट्रोन या जठर गुहा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस सिलेंट्रोन गुहा के कारण ही तो इस संघ के सदस्यों का नाम क्या पड़ा, या इस संघ का नाम क्या पड़ा? सिलेंट्रेटा संघ नाम पड़ा। किसके कारण? सिलेंट्रोन गुहा के कारण। ठीक है, अब देखिए ये होता है इसका मुख। ये क्या होता है? मुख। तो भोजन का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा होता है। भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करता है और फिर इस सिलेंट्रोन नामक या जठर गुहा में क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 10 कोशिकाएं पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है निम्न में से 10 कोशिका किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, तो किसके अंदर? सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के प्राणियों के अंदर क्या पाई जाती है? 10 कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए 10 कोशिकाएं क्या होती हैं, देखो ये मैंने क्या बनाई, ये इसको कहा जाता है स्पर्शक। इसको क्या कहा जाता है? स्पर्शक। अब ये स्पर्शक क्या होता है? तो स्पर्शक मैं बता देती हूँ, स्पर्श करने पर संवेदना ग्रहण करना। जैसे ये क्या है? हमारा हाथ है, जैसे ही हम गर्म चीज के पास में जाते हैं तो हमारे यहाँ क्या संवेदनांग होते हैं इसके अंदर। तो स्पर्शक कहेंगे कि गर्म पानी के पास में या गर्म वस्तु के पास में ले जाने पर हमारा हाथ क्या है? पीछे की तरफ घिसकेगा, यानी ये हमारे क्या है? स्पर्शक है। ठीक है, तो इसी तरह से इस प्राणी के अंदर क्या पाए जाते हैं? सिलेंट्रेटा प्राणी के अंदर स्पर्शक पाए जाते हैं। जो क्या है इन स्पर्शकों के अंदर क्या है? कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये क्या स्पर्शक बनते हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है दंश कोशिका। क्या कहा जाता है? दंश कोशिका। इंग्लिश में कहा जाता है नीडोब्लास्ट कोशिका। क्या कहा जाता है? नीडोब्लास्ट कोशिका। इसी नीडोब्लास्ट कोशिका के कारण ही तो इस संघ को क्या नाम दिया गया है? निडेरिया संघ कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? निडेरिया संघ। किसकी उपस्थिति के कारण? दंश कोशिका की उपस्थिति के कारण, या कह दो नीडोब्लास्ट कोशिका की उपस्थिति के कारण। अब ये दंश कोशिका क्या कार्य करती है? देखिए ये दंश कोशिका क्या कार्य करती हैं? तो दंश कोशिका का कार्य है कि एक तो ये स्पर्शक क्या है? चिपकाने में मदद करता है। ये हाइड्रा को क्या है?
एक जगह पर चिपकाने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा आत्मरक्षा, जैसे ही कोई, ये क्या है, जल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ही क्या है कोई दूसरा प्राणी आएगा तो इस पे अटैक करेगा तो ये क्या है, अपने आत्मरक्षा करेगा, यानी अपने स्पर्शकों के द्वारा उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। यानी एक तो क्या कार्य क्या हो गया, चिपकाने में सहायता करना। दूसरा इस दंश कोशिकाओं का क्या कार्य होता है कि ये क्या है, आत्मरक्षा करने में। और एक कोई शिकार आ गया, जैसे कोई दूसरा प्राणी या कोई शिकार है, इसका ये भोजन है, उसको पकड़ कर लाना है, तो ये क्या है, शिकार करने में भी सहायता कौन करती है, ये नीडोब्लास्ट कोशिकाएं या दंश कोशिकाएं सहायता करती हैं। ठीक है। तो इनके ये तीनों कार्य याद रखना, कौन कौन सा, चिपकाना, क्या, किसको, जीव को चिपकाना, आत्मरक्षा करना और आपका शिकार पकड़ना, ये तीनों किसके कार्य है, नीडोब्लास्ट या दंश कोशिका का कार्य है। और ये इस संघ के प्राणियों की मुख्य विशेषता है, क्या, कि इसके अंदर 10 कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। जो क्या होती है मैंने पूरे डिटेल से आप लोगों को समझा दिया। हालांकि आपके एनसीईआरटी के अंदर इतना डिटेल से नहीं समझाया गया है, लेकिन 10 कोशिका नाम दे रखा है। और यदि नाम से आपके डायरेक्ट याद नहीं होगा, लेकिन आप इसको विस्तार से समझ पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, फिर इसके अंदर आता है कि अंतः और अंतरा कोशिकीय पाचन दोनों प्रकार का होता है। ये मैंने बता दिया है आप लोगों को कि अंतः कोशिकीय पाचन क्या होता है तथा अंतरा कोशिकीय पाचन क्या होता है। तो इसमें दोनों प्रकार का पाया जाता है, यानी कोशिका के बाहर भी पाचन होता है और कोशिका के अंदर भी पाचन होता है। अब ये देखो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा, इसके अंदर क्या है, एक तो ये और एक ये, एक सिलेंड्रोन वाली गुहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, पोलिप व मेडुसा, पोलिप व मेडुसा, इसके शरीर की दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी इस प्राणियों का शरीर क्या है, दो प्रकार का होता है, एक पोलिप और एक मेडुसा। ठीक है। तो देखिए, ये मैं समझाती हूँ किस तरह से, मैं ये हटा देती हूँ। ये क्या है, ये एक हाइड्रा है। क्या है, ये हाइड्रा है। देखिए इसका शरीर ये कैसा दिखाई दे रहा है, बेलनाकार। कैसा, बेलनाकार। ठीक है। एक मैं दूसरा प्राणी लेती हूं, ये क्या है, इसका नाम है ओरेलिया। क्या है, ओरेलिया। ठीक है। इसका शरीर आप लोगों को कैसा दिख रहा है, इसका शरीर छतरी नुमा। कैसा, छतरी नुमा, यानी छतरी के आकार का। ठीक है। तो देखिए, जिन प्राणियों का शरीर यानी हाइड्रा का शरीर कैसा है, बेलनाकार है, उस बेलनाकार शरीर को कहा जाता है पोलिप अवस्था। पोलिप, क्या कहा जाता है, पोलिप। और जो छतरी नुमा शरीर है इसको कहा जाता है मेडुसा। इसको क्या कहा जाता है, मेडुसा। ठीक है। ओरेलिया तथा हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर क्या है, पोलिप स्टेज या पोलिप अवस्था होती है, यानी बेलनाकार शरीर पाया जाता है। तथा ओरेलिया, ओरेलिया के अंदर क्या है, आपका मेडुसा या छतरी यानी छतरी नुमा शरीर पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब आता है एक ओबेलिया। ठीक है। एक ओबेलिया नामक प्राणी है जो किसका है, इस सिलेंट्रेटा संघ का ही प्राणी है, ओबेलिया। ठीक है। ओबेलिया में क्या होता है, ओबेलिया में देखिए ये क्या है, बेलनाकार शरीर। ठीक है। ये कौन सी, पोलिप। ठीक है। और ये है छतरी नुमा संरचना, मेडुसा। ठीक है। कौन सा, मेडुसा। यानी पोलिप तथा मेडुसा दोनों प्रकार की अवस्थाएं किसमें पाई जाती है, ओबेलिया में पाई जाती हैं। और एक ओबेलिया में क्या है कि पोलिप अवस्था जब अलैंगिक, यानी इसका पोलिप शरीर क्या करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। क्या करेगा, अलैंगिक जनन करेगा, तो क्या बनाएगा, मेडुसा। और फिर ये मेडुसा के अंदर जब क्या है, लैंगिक जनन होगा, क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, तो क्या बनाएगा, पोलिप अवस्था बनाएगा। ठीक है। कैसे, दोबारा बता देती हूँ। ओबेलिया एक प्राणी है, किसका है, सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। किसका है, सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। ओबेलिया के अंदर क्या होता है कि इसका पोलिप शरीर यानी बेलनाकार शरीर जब क्या करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। कौन सा, अलैंगिक जनन करेगा, तो मेडुसा अवस्था बनाएगा। क्या, मेडुसा अवस्था बनाएगा। और जब ये मेडुसा अवस्था क्या है, लैंगिक जनन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, पोलिप अवस्था बनाएगा। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पीढ़ी एकांतरण। क्या कहा जाता है, पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है।
ठीक है। क्या कहा जाता है? पीडी एकांतरण कहा जाता है। और यह पीडी एकांतरण क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेटाजेनेसिस कंडीशन किस में पाई जाती है, कौन से प्राणी में पाई जाती है? तो ओबेलिया में। किसके? सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी में। क्या? ओबेलिया के अंदर मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है कि ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है पीडी एकांतरण। जैसे हमने क्या है टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा के अंदर हमने क्या देखा था? पीडी एकांतरण युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद के अंदर, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद के अंदर परिवर्तित हो रहा था। वैसे ही इसके अंदर क्या है? पोलिप मेडुसा में, मेडुसा पोलिप में यानी पीडी एकांतरण पाया जाता है। इस यहाँ जो ओबेलिया है, यहाँ जो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं उसके अंदर ये पीडी एकांतरण पाया जाता है। ये क्रिया कहलाती है मेटाजेनेसिस। क्या कहलाती है? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस नहीं, मेटाजेनेसिस। चलो मैं यहां लिख देती हूं, मेटाजेनेसिस। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार बोल के बताती हूँ, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए ये है इसके इस मतलब सिलेंट्रेटा प्राणियों की क्या क्या विशेषता है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देती हूँ। एक आपको हाँ ये याद रखना है कि ये प्रथम संघ है, ये सर्वप्रथम ऐसा संघ है जिसमें क्या है उत्तक स्तर का संगठन विकसित हुआ। इससे पहले वाला संघ हमने क्या देखा था? पोरीफेरा, जिसके अंदर क्या था? कोशिकीय स्तर का संगठन था। ठीक है, यानी उत्तक स्तर पूछ लिया जाता है कि उत्तक स्तर का संगठन सर्वप्रथम किसमें उत्पन्न हुआ था, किसमें पैदा हुआ था। ठीक है, तो कौन से? सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी ऐसे हैं जो सर्वप्रथम उत्तक स्तर का संगठन रखते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर सिलेंड्रोन गुहा ये याद रखना है। फिर आपकी दंश कोशिका याद रखना है। ठीक है, दंश कोशिका क्या है? स्पर्शक है। उस स्पर्शक के अंदर क्या विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आत्मरक्षा से शिकार और चिपकाने में मदद करती हैं। इसमें अंतर और अंतरा कोशिकीय पाचन होता है शरीर पोलिप व मेडुसा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पोलिप व मेडुसा अवस्था किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है? तो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, फाइसेलिया, गोर्गोनिया और पिनेटुला। क्या है? फाइसेलिया, गोर्गोनिया, पिनेटुला। तो दो तीन आपके ये हो गए। एक हाइड्रा जो कहाँ? स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है, ओरेलिया, और एक आपका ओबेलिया। यानी हाइड्रा पोलिप अवस्था में, मेडुसा अवस्था में ओरेलिया, और ओबेलिया पीडी एकांतरण पाया जाता है। मेटाजेनेसिस पाया जाता है। पोलिप तथा मेडुसा दोनों प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। ये भी याद रखना, पोलिप में जब अलैंगिक जनन होगा तो मेडुसा बनेगी, और मेडुसा में जब लैंगिक जनन होगा तो क्या बनेगी? पोलिप अवस्था बनेगी। तो ये था आपका सिलेंट्रेटा संघ। अब हम चलते हैं टीनोफोरा संघ पर। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं टीनोफोरा संघ। टीनोफोरा संघ के सदस्यों को क्या कहा जाता है? इसको कोम्ब जेली या समुद्री अखरोट कहा जाता है। कोम्ब जेली या समुद्री अखरोट क्यों कहा जाता है तो मैं बता देती हूँ कि इस तरह से ये अखरोट जैसी संरचना का एक क्या पाया जाता है? टीनोफोरा संघ का सदस्य पाए जाते हैं। जैसे यहाँ से क्या है, इसके यहाँ से निकलेंगे दो स्पर्शक, दो क्या है? बड़े स्पर्शक पाए जाते हैं। दो क्या है? बड़े स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये इस स्पर्शक पाए जाते हैं दो बड़े, और क्या है इसकी आकृति, ये जो आकृति है ये आकृति कैसे दिखाई देती है? अखरोट जैसी दिखाई देती है। और ये समुद्री प्राणी है इसलिए इसको समुद्री अखरोट नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि टीनोफोरा के जो सदस्य है अखरोट जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको क्या समुद्री अखरोट कहा गया। अब कोम्ब जेली क्यों कहा गया? तो देखिए इसके अंदर क्या है, इस तरह से 8 प्लेटें पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? 8 इनके शरीर पर क्या पाई जाती है? प्लेटें पाई जाती है इस तरह से। और इन प्लेटों पे जैसे ये क्या है, इस तरह मैं ये एक प्लेट लेके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये एक प्लेट है, इस पे क्या है? कंघे नुमा, जैसे अपना कंघा नहीं होता क्या, कंघा के अंदर क्या है? ऐसे ऐसी संरचना होती है कंघे की। तो इस कंघे जैसी संरचना क्या पाई जाती है? यहाँ इसके ऊपर स्पर्शक, इस तरह से स्पर्शक, ये स्पर्शक छोटे छोटे स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? छोटे छोटे स्पर्शक। और ये जो संरचना है, ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें दिखाई दे रही है, ये कितनी पाई जाती है? 8 प्लेटें पाई जाती हैं। और इन प्लेटों की संरचना ऐसे कंघे नुमा होती है। कंघे नुमा, कंघे को
इंग्लिश में बोला जाता है कोम्ब। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कोम्ब। इसीलिए तो इस संघ के प्राणियों का नाम क्या पड़ा? कोम्ब जेली नाम पड़ा। ठीक है। इसकी सतह पर क्या 8 कंगे नुमा प्लेटें पाई जाती है, जो मैंने बता दी इस तरह से 8 क्या है कंगे नुमा प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है। फिर देखिए इसकी सममिति कैसी होती है? अरीय सममिति होती है। इसकी सममिति कैसे होती है? अरीय सममिति होती है। इन सिलेंट्रेटा संघ का एक लक्षण मैं बताना भूल गई, इसकी सममिति भी कैसी होती है? अरीय सममिति होती है। कैसी? अरीय सममिति। अरीय सममिति का अर्थ है कि इन संघ के प्राणियों को कहीं से भी काट दो आप, तो भी आप क्या है 2 बराबर भागों में बांट सकते हो। पोरीफेरा संघ के अंदर हमने क्या देखा था? असममिति थी। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तल से काटने पर 2 बराबर भागों में डिवाइडेशन नहीं होता है। लेकिन इस संघ के इन दोनों सिलेंट्रेटा तथा टिनोफोरा संघ के सदस्यों को आप किसी भी तल से यदि काटोगे तो वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए इसके अंदर क्या है? अरीय सममिति पाई जाती है। द्विकोरक, द्विकोरक यानी 2 स्तर एक्टोड्रम तथा एंडोड्रम स्तर पाई जाती है। ये भी क्या है? आपके द्विकोरक है। ये भी कैसे हैं? द्विकोरक। द्विकोरक। हालांकि ये मैंने है ना जो कल वाले लेक्चर था उसमें सब बता दिया था कि कौन से प्राणियों के अंदर द्विकोरक या द्विस्तरीय संरचना है, या कौन से जो प्राणी है वो अरीय समिति या अरीय संरचना है। ठीक है। तो देखिए उत्तक स्तर का संगठन, इसमें भी उत्तक स्तर का संगठन है और इसमें भी क्या है? उत्तक स्तर का संगठन है। यानी ये तीनों लक्षण क्या है? सेम है दोनों में। ठीक है। फिर देखो पेलेजिक, इस संघ के प्राणियों को क्या कहा जाता है? पेलेजिक। वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन से संघ के सदस्य पेलेजिक कहलाते हैं? तो पेलेजिक क्यों कहलाते हैं? कि ये समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेलेजिक कहा जाता है। ठीक है। इसके अंदर 2 बड़े स्पर्शक, ये देखो ये मैंने क्या दिखाया है? 2 बड़े स्पर्शक क्या पाए जाते हैं? 2 बड़े स्पर्शक पाए जाते हैं। और इन स्पर्शकों के अंदर क्या पाई जाती हैं? कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं। जैसे यहाँ हमने हाइड्रा के अंदर क्या देखा था कि इसके अंदर स्पर्शक पाए जाते हैं, और ये स्पर्शकों के अंदर क्या पाई जाती थी? दंश कोशिका पाई जा रही थी। वैसे ही इन 2 स्पर्शकों के अंदर क्या है? लेसो कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिसको क्या कहा जाता है? लेसो कोशिका, या इसको कहा जाता है कोलोब्लास्ट कोशिका। क्या कहा जाता है? कोलोब्लास्ट कोशिका कहा जाता है। देखो इसका यहाँ क्या कार्य है? तो इसका कार्य है शिकार को पकड़ना। ना ये आत्मरक्षा करने में सहायता करती है, ना और ये चिपकाने में मदद करती है। ये सिर्फ क्या करती है? शिकार पकड़ने में सहायता करती है। यहाँ दंश कोशिका का क्या कार्य था? आत्मरक्षा, शिकार पकड़ने में और चिपकाने में भी सहायता कर रही थी। ठीक है। तो लेसो कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? टिनोफोरा संघ के सदस्य में। और आपकी 10 कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है। फिर देखिए इसमें जो पाचन है वो कैसा पाया जाता है? अंतः तथा अंतरा कोशिकीय। सेम वो ही सिलेंट्रेटा के अंदर भी यही पाया जाता है, अंतः तथा अंतरा कोशिकीय पाचन। ठीक है। एक इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैव संदीप्ति, जीव संदीप्ति या जैव संदीप्ति क्या इसका मुख्य लक्षण है? जैव संदीप्ति यानी ये क्या है? ये पारदर्शी होता है, यानी ये क्या करता है? ये प्रकाश, जैसे प्रकाश की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। जैसे जुगनू नहीं होता क्या? जुगनू रात के समय क्या है? चमकता हुआ दिखाई देता है। वो किस कारण से चमकता है? तो वो क्या है? उसकी जुगनू की पूंछ जो होती है, उस पूंछ के अंदर क्या है? जब ये एक श्वसन प्रक्रिया है, ये क्या है? श्वसन प्रक्रिया है कि जो श्वसन के अंदर क्या है? ग्लूकोज टूटता है, यानी प्रोटीन तोड़ी जाती है। प्रोटीन टूटती है, उस प्रोटीन के टूटने से क्या होता है? उस प्रोटीन के टूटने से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो फिर वो क्या है? जुगनू चमकता है। तो इसी प्रकार से ये क्या है? जैव संदीप्ति उत्पन्न करता है। जैसे जुगनू भी क्या करता है? जैव संदीप्ति उत्पन्न करता है। ठीक है। ये इसका मुख्य लक्षण है। देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि निम्न में से टिनोफोरा संघ का मुख्य लक्षण है, निम्न में से टिनोफोरा संघ का मुख्य लक्षण है। जैव संदीप्ति दे देंगे और आपको अरीय समिति, द्विकोरिक, उत्तक स्तर, 3 ये दे दिए, चौथा ऑप्शन ये दे दिया। पूछ क्या रहा है? मुख्य लक्षण, क्योंकि ये सेम लक्षण तो इसी में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मुख्य लक्षण है जो इसके अंदर नहीं पाया जाता है लेकिन इस टिनोफोरा संघ के अंदर पाया जाता है? तो कौन सा? जैव संदीप्ति। और ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने पढ़ा है अरीय समिति द्विकोरिक उत्तक स्तर का संगठन, ये भी तो इसी का लक्षण है। लेकिन पूछ क्या रहा है, मुख्य लक्षण पूछ रहा है, मैंने इसीलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है मुख्य लक्षण। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, केवल और केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। ये प्राणी कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। जैसे आपके पोरीफेरा संघ के प्राणी क्या थे, द्विलिंगी, यानी इस एक ही प्राणी के अंदर क्या है, मादा तथा नर जनन अंग पाए जाते हैं। निषेचन कैसे होते हैं कि इन मादा तथा नर जनन युग्मक क्या है, पानी के अंदर डालते हैं और फिर पानी के अंदर क्या होता है, संलयन होता है, यानी बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल देख लो, क्या है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेंकिया। क्या है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेंकिया। तो देखिए आज हमने कितने संघ पढ़े, हमने 4 संघ पढ़े। कौन कौन से हमने पढ़ा, सबसे पहला प्रोटोजोआ संघ, दूसरा हमने क्या पढ़ा, पोरीफेरा, तीसरा सिलेंड्रेटा और चौथा आपका टीनोफोरा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही इजी वे में बताया है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, आप इसको 2-3 बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ से कन्फर्म है क्वेश्चन बनेंगे, आपके जीव जगत का वर्गीकरण है, वहां से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसीलिए आप इसको हल्के में न ले, आप इसको पढ़ते रहिए और आप 2-3 बार दोहराओगे तो आ जाएगा। और मैं बोल रही हूँ कि जीव जगत का ये जो वर्गीकरण का जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ आप मेरे द्वारा पढ़ाए हो वीडियो ही पढ़ लीजिए, ये ही काफ़ी है। बाकी आप नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी का सार यहाँ लाई हूँ मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो संघ बचते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर उसमें पूरा नहीं होता है तो एक वीडियो यानी 2 वीडियो के अंदर लगभग आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो